हेलो एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ज़ुनैर आज़हर ऑफिशियल। एक और मूवी पे आज हम बात करेंगे बिकॉज़ मैं पहले जब ताजमहल के ऊपर बात कर रही थी तो मैंने ये प्रूव किया था अपने एनालिसिस में कि जो सॉफ्ट पावर होती है डिफरेंट मुल्कों की उसमें जो एंटरटेनमेंट का शोबा होता है वो बहुत बड़ा किरदार अदा करता है बिकॉज़ वो एक बड़े सॉफ्ट वे में आपकी मेमोरी को भी चैलेंज करता है, रीराइट करता है, हिस्ट्री के भी नए वर्जन्स देता है, पुराने वर्जन्स को दोबारा ज़िंदा करता है। पूरी परसेप्शन बिल्डिंग मशीनरी होती है आपकी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री अगर उसको यूज किया जा रहा हो फॉर दैट पर्पस। सो एट अ टाइम ऑफ एक्स्ट्रॉर्डनरी ग्लोबल अपसेट्स, इस वक्त हमारा ग्लोबल ऑर्डर जो है वो बड़ा डिस्टर्ब्ड है। हमें थोड़ा सा रुक के ये क्वेश्चंस करने की ज़रूरत है कि कौन सी फिल्म किस मोमेंट में क्यों लॉन्च की जा रही है, बिकॉज इट इज़ हैपनिंग नाउ अडेज। हॉलीवुड की नई फिल्म न्यूरमबर्ग एक फिल्म नहीं है, ये आउट ऑफ अ वैक्यूम जो सामने आई है, ये एक फिनोमेना है और ये हिस्ट्री को हमें रीविजिट कराया जा रहा है विद अ पर्पस। एक ऐसी दुनिया में जहाँ पे इस वक्त डिबेट हो रही है जेनोसाइड पे, वॉर क्राइम्स पे, फार राइट या दाएं बाजू की जो पॉलिटिक्स हैं उस पे, अथॉरिटेरियनिज्म बढ़ता जा रहा है, मॉरल कॉम्पस की बहुत बात होती है कि उसकी बड़ी कमी है दुनिया में, जस्टिस कोई नहीं रहा। जो कुछ गाज़ा में हो रहा है, जो कुछ सूडान में हो रहा है और भी जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, उनसे हट के जो यूएस जैसे कंट्री में खुद वहाँ पे जो हो रहा है कैंपसेस पे उनके अपने सिटीजन्स के साथ, हम यहाँ पाकिस्तान में डिस्कस करते रहते हैं कि मॉरल अथॉरिटी कोई रह ही नहीं गई, ना ग्लोबल ऑर्डर की ना स्टेट्स की। तो हम एक ऐसे टाइम में जी रहे हैं, ऐसे मोमेंट में जब वेस्ट का अपना नैरेटिव शदीद प्रेशर में है। याद रखिए मैंने अपनी कोल्ड वॉर सीरीज में ये जिक्र किया था कि इस वक्त जो हम थोड़ा बहुत जो ऑर्डर फॉलो कर रहे हैं, ग्लोबल ऑर्डर जो कि इस वक्त ट्रांजिशन में है टूवर्ड्स चेंज, वो यूएस का वेस्ट का बनाया हुआ है आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर। और गाज़ा ने उनके अपने ही नैरेटिव को शदीद प्रेशर में डाल दिया है, चैलेंज करके रख दिया है। सो फ्रॉम गाज़ा टू यूक्रेन, ग्लोबल साउथ की जो आवाज़ है, ये सब अगर कल्मिनेट हो रही है तो हम एक ऐसे टाइम पे पहुंच गए हैं या ऐसे मोमेंट में एग्जिस्ट कर रहे हैं जहाँ पे यूएस एंड वेस्ट इटसेल्फ इज स्ट्रगलिंग विद इट्स आइडेंटिटी। अपनी ही पॉलिटिक्स, अपनी ही उनकी मॉरल स्टैंडिंग इस वक्त शदीद अंडर प्रेशर है। सो टुडे लेट्स अनपैक कि ये जो न्यूरमबर्ग एकदम से मूवी की शक्ल में 2025 में हमें दोबारा से मूवी की शक्ल में देखने को मिल रही है, क्योंकि ओरिजिनली एक ट्रायल था, इसकी क्यों ज़रूरत पेश आई और व्हाट डज दिस से अबाउट सिनेमा power, the stories that nations tell to protect their legitimacy. Let's have a quick refresher इससे पहले कि मैं आगे जाऊं कि ये न्यूरमबर्ग था क्या। वो लोग जो मेरी कोल्ड वॉर सीरीज को फॉलो कर रहे हैं, आपको तो ये ऑलरेडी मालूम होगा। न्यूरमबर्ग दुनिया की फर्स्ट वॉर क्राइम जजमेंट थी, ट्रिब्यूनल था, एक कोर्ट थी। और ये जो नेवर अगेन का नारा था कि हिटलर ने जो सलूक किया ज्यूस के साथ, होलोकॉस्ट किया, जेनोसाइड भी कहते हैं कई लोग उसको, क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी किए। सो उस वक्त की जो लीडरशिप थी दुनिया की, जिन्होंने मिल के हिटलर को शिकस्त दी थी, उसमें यूएसएसआर भी था, उसमें यूनाइटेड स्टेट्स भी था, उसमें यूरोप के सारे कंट्रीज भी शामिल थे। उन्होंने कलेक्टिवली ये एक स्लोगन दिया था उस वक्त दुनिया को कि नेवर अगेन, हम ये अलाउ नहीं करेंगे कि इस तरह के क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी कभी भी दोबारा दुनिया में रिपीट हों। और न्यूरमबर्ग ट्रायल्स जो थे उसमें जो हिटलर के जनरल्स थे उन सब का ट्रायल हुआ था, उनको सज़ाएं सुनाई गई थी। सो ये एक मेमोरी है जिसकी बुनियाद पर आज तक दुनिया का जो भी जैसा भी टूटा फूटा लॉ बेस्ड फ्रेमवर्क चल रहा है, ये उसकी मेमोरी है असल में। लेकिन न्यूरमबर्ग एक ऐसी जगह भी थी जहाँ पर यूनाइटेड स्टेट्स, सोवियत यूनियन, सारे एलाइज, पूरी दुनिया तकरीबन पेपर पे अग्री कर रही थी कुछ चीज़ों पे। लेकिन साथ साथ जैसे जैसे चीज़ें आगे बढ़ रही थी, ये मैंने अपनी कोल्ड वॉर सीरीज़ में भी कहा है कि स्टालिन ये फील कर रहे थे कि बहुत ज़्यादा वेस्ट ओरिएंटेड सारी प्रोजेक्शन हो रही है दुनिया में। यूएस इज़ बीइंग सीन एज द विनर, हालांकि यूएसएसआर ने भी बहुत रोल प्ले किया था। तो वो कोर्ट रूम के अंदर ट्रायल्स तो हो रहे थे, ऑन पेपर तो सब इकट्ठे बैठे थे, लेकिन
वो जो एक रिफ्ट थी बिटवीन यूएसएसआर एंड द यूरोप एंड यूएस, वो स्टार्ट हो गई थी। वो आहिस्ता आहिस्ता एक दूसरे से दूर जा रहे थे, बिकॉज एक जंग से निकल के एक नई इनसिक्योरिटी का सामना था एटलीस्ट यूएसएसआर को, बिकॉज जो सारे सिस्टम्स बना रहा था यूएन की शक्ल में, फाइनेंशियल बैंकिंग सिस्टम की शक्ल में, मॉरल ऑर्डर की शक्ल में, वो यूएस और यूरोप बना रहा था। सो ये जो राइवलरी थी, ये जो कोल्ड वॉर थी, ये इसी कोर्ट रूम से स्टार्ट हो गई थी। दिस इज वाई न्यूरमबर्ग इज नॉट जस्ट रैंडमली एनी हिस्ट्री, इट इज अ मेमोरी, अ मोरालिटी एंड अ पावर। और इस पावर को और इस स्ट्रक्चर को आज तक यूज किया जा रहा है। कैसे, वो मैं आगे जाके आपको बताऊंगी। सो इससे पहले कि न्यूरमबर्ग को डिस्कस करें, रिसेंटली मैंने ताजमहल, जो कि बॉलीवुड ने एक दफ़ा फिर रिलीज़ की है, एक कंट्रोवर्सी रीलॉन्च की है फिल्म की शक्ल में, मैंने उसके ऊपर भी एक बहुत आर्गुमेंट बेस्ड रीलॉन्च किया था। और एक ऐसा आर्ग्यूमेंट जिसके ऊपर हिस्टोरियंस सेटल कर चुके हैं, कोर्ट ऑर्डर्स मौजूद हैं। सडनली आरएसएस ड्रिवन फिल्म मेकिंग इंडस्ट्री को ये ज़रूरत क्यों पेश आई कि इसको दोबारा लॉन्च किया जाए? इसलिए नहीं क्योंकि कोई ताजमहल की री इंटरप्रिटेशन की ज़रूरत थी, बल्कि इंडिया के पॉलिटिकल नैरेटिव को ज़रूरत थी एक री की, बिल्कुल वैसी ही री जिसकी इस वक्त यूएस को ज़रूरत पेश आ रही है, क्योंकि आपका जो अपना मॉरल कैरेक्टर है वो चैलेंज्ड है। सो अपने डोमेस्टिक ऑडियंस को कंट्रोल करने के लिए, उनको ये बताने के लिए कि वी आर इन कंट्रोल, वी आर इन द राइट डायरेक्शन, इस तरह के सॉफ्ट लॉन्च ओल्ड आइडेंटिटी के बार बार किए जाते हैं। और आरएसएस का तो क्योंकि मैसेज ही यही है कि वी आर अ प्योर हिंदू लैंड एंड दिस इज़ आर ओनली सिंगुलर आइडेंटिटी, तो उसके लिए वो ऐसी जितनी भी कंट्रोवर्सीज़ हैं उनको बॉलीवुड के ज़रिए से बार बार रीलॉन्च करते हैं। सो अगर आपने ताजमहल पे जो मेरा वीलॉग था जिसमें मैंने रिविजनिज्म पे बहुत फोकस किया है वो नहीं देखा, तो वो ज़रूर देखिएगा, आप ज़्यादा आइडेंटिफाई कर पाएंगे न्यूरमबर्ग की इस एनालिसिस से। नाउ दिस इज़ नॉट हिस्ट्री, अगेन न्यूरमबर्ग में भी जो कुछ दिखाया गया है दैट इज़ ऑल्सो रिविजनिज्म, जिसको पैकेज किया गया है एज एंटरटेनमेंट। और इसलिए मैंने शुरू में कहा था कि हम बेशक एंटरटेनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई ड्रामा देख रहे होते हैं, लेकिन उसमें भी परसेप्शन मैनेजमेंट हो रही होती है। So the same playbook has been used on the global stage, but with Nuremberg. वहाँ ताजमहल की शक्ल में, यहाँ न्यूरमबर्ग की शक्ल में। जो ग्लोबल मेमोरी ऑफ वॉर है, और अगर वो वॉर जीत ली गई तो उसको ओन कौन करेगा, ये एक सवाल है। और ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब न्यूरमबर्ग के कोर्ट रूम में ही उसका जवाब मिलना शुरू हो गया था कि जो जीत होती है उसके ओनर्स ज़्यादा होते हैं, हार को कोई नहीं मानता कि ये हमारी वजह से हुई है। तो क्योंकि वो बहुत बड़ी शिकस्त थी, यूएस का उसमें बहुत बड़ा रोल था, सो एलाइड फोर्सेस और यूएस जो है वो आज तक इकट्ठी हैं और इसको ओन करती हैं इन देयर ओन वे। बिल्कुल डिनाई करती हैं इस फैक्ट को कि उसमें यूएसएसआर का भी उतना ही रोल था, उन्होंने भी उतने ही मिलियंस ऑफ अपने सोल्जर्स मरवाए थे वर्ल्ड वॉर टू में, वाइल फाइटिंग द फाशिज्म इन द नाजी जर्मनी। लेकिन आज तक इसको एज अ मेमोरी री राइट किया जाता है कि उसमें शायद रशिया का कोई ताल्लुक ही नहीं था। सो इस ग्लोबल मेमोरी की अगर आप ओनरशिप देखें तो वो भी आपको डिफरेंट पॉलिटिकल रीजंस देती नजर आएगी। रशिया का वर्जन इस पे क्या है? यूएसएसआर ने उस वक्त बिल्कुल एक एंटी फाशिस्ट हीरो का रोल प्ले किया था। उनकी जो 2023 की न्यूरमबर्ग फिल्म है जो मॉस्को ने बनाई, वो तब लॉन्च की गई जब यूक्रेन वॉर शुरू हुई। व्हाई? द मैसेज वाज कि हम भी नाज़ीज़ को शिकस्त देने वालों में शामिल थे। तो हमें आप कलेक्टिव मेमोरी में विलन्स साबित ना करें, जो कि उस वक्त जो बाइडेन भी कर रहे थे और यूरोप भी कर रहा था। मैं बारहा कह चुकी हूँ कि पुतिन के बारे में हम सुन के कि वो एग्रेसर है, वो अथॉरिटेरियन है, जो वेस्टर्न मीडिया है, हमारे कान पक गए थे। सो इसलिए उस वक्त रिमाइंड कराने के लिए ग्लोबल ऑडियंस को कि हम वो विलन्स नहीं हैं जो हमें दिखाने की कोशिश की जा रही है, यूरोप ने अपना वर्जन ऑफ न्यूरमबर्ग लॉन्च किया था और उसमें हकीकत दिखाई थी कि हम भी एंटी फैशिस्ट थे और जर्मनी को, नाजी जर्मनी को शिकस्त देने में हमारा भी इक्वल रोल था। यूरोप का वर्जन क्या है? यूरोप कहता है कि न्यूरमबर्ग इज़ अ रिमाइंडर ऑफ लेसन्स जो हमने फाशिज्म से लर्न किए, और ये कि क्यों फार राइट आइडियोलॉजीज़ डेंजरस होती हैं और इतनी जल्दी पेनिट्रेट कर जाती हैं लोगों में। लेकिन
They are not realizing कि this is exactly what is happening again in Europe. Far right one after another governments बन रही हैं इस वक्त यूरोप में. अब वो डेंजरस हैं या नहीं हैं कोई उसके बारे में बात नहीं कर रहा. बट व्हेन इट कम्स टू न्यूरमबर्ग तो वो ये फ़ौरन एक अपना स्टैंड लेके खड़ी हो जाती हैं कि हम इसीलिए उस वक्त से फाइट कर रहे हैं फार राइट को. हालांकि जो इस वक्त का पर्सपेक्टिव है, जो रीसेंट मेमोरी है, उसमें वो बिल्कुल कॉन्ट्रडिक्शन में दूसरी डायरेक्शन में जा रहे हैं. अमेरिका का वर्जन क्या है न्यूरमबर्ग पे? वो इसको फ्रेम करते हैं एज द बर्थ ऑफ द रूल्स बेस्ड ऑर्डर जो आज एग्जिस्ट करता है. और वो इसको कहते हैं कि न्यूरमबर्ग वाज द मोमेंट वेयर अमेरिका बिकेम द ग्लोबल जज ऑफ जस्टिस. दिस इज़ द इम्पोर्टेंट पॉइंट. यूरोप भी उसको बड़ा मोरालिटी के साथ ओन करता है और यूएस ने तो अपने आप को ग्लोबल जज कह दिया है कि हम ही अब जस्टिस डिफाइन करेंगे बिकॉज हमने न्यूरमबर्ग ट्रायल करके ये साबित किया था कि ऐसे क्राइम्स को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. बट हियर इज़ द अनकम्फर्टेबल ट्रूथ. अमेरिका की अपनी एक बनाई हुई न्यूरमबर्ग की डॉक्यूमेंट्री जो है उसको यूएस ने अपने ही मुल्क में रिलीज़ ही नहीं होने दिया फॉर ईयर्स. व्हाई? बिकॉज उस वक्त का जो कोल्ड वॉर का नैरेटिव था और जो उस वक्त की प्रायोरिटीज़ थी वो उसके साथ इन सिंक नहीं था. सो इवन अमेरिका एडिट्स इट्स ओन मेमोरी और जब जहाँ जो कन्वीनियंट होता है उसको छुपा लेता है और जो ज़रूरी होता है उसको फिल्म्स की शक्ल में आपको प्रेजेंट कर देता है. हॉलीवुड का रोल अगर कोई समझता है कि किसी भी तरह बॉलीवुड से डिफरेंट है या हॉलीवुड को एज अ जियोपॉलिटिकल स्टोरी टेलिंग मशीन यूज़ नहीं किया गया तो उनके लिए मैं कुछ एग्जांपल्स आपके सामने रखती हूँ. हॉलीवुड बिल्कुल भी न्यूट्रल नहीं है. जिस तरह हम बाकी इंस्टीट्यूशंस में कहते हैं कि ज़ायनिस्ट की बहुत फंडिंग है, इधर भी फंडिंग मौजूद है. ये ग्लोबल इमेजिनेशन को, ग्लोबल इमेज को जैसा चाहते हैं उसको शेप करने की कोशिश करते हैं. फॉर डेकेड्स हॉलीवुड कंस्ट्रक्ट करता था रेडिकलाइज्ड एंड पॉलिटिकल आर्किटाइप्स. 9/11 के बाद इसकी मैं आपको मिसाल देती हूँ कि बाकायदा वन आफ्टर अनदर थ्रू आउट द 20 years ऑफ वॉर ऑन टेरर हमें ऐसी मूवीज़ और सीजन्स देखने को मिले जिसमें मुस्लिम्स विलन थे. सो जब कोल्ड वॉर ख़त्म हो गई और रशियंस को एज अ विलन प्रेजेंट करने का टाइम गुजर गया और ख़ुद एक नई वॉर शुरू कर दी जब आपने, तो फिर आपके लिए एक नया विलन ज़रूरी होता है टू जस्टिफाई योर ओन मोरालिटी कि हम जो जंग कर रहे हैं वो भी होली है, वो भी legitimized है. So after 9/11 Muslims were the default villains, the new villains. इसको जैसे मर्जी कह लें. होमलैंड आपको एक शो याद होगा. 24 ज़ीरो डार्क 30 आपको याद होगा. स्लीपर सेल, बॉडी ऑफ लाइज, इस सब में एक चीज़ कॉमन थी. CIA एजेंट्स जो हैं वो तो हीरोज़ थे, बड़े मॉरल हीरोज़ थे और दुनिया को बचाने के लिए और एक ग्रेटर गुड के लिए काम कर रहे थे. मुस्लिम कैरेक्टर्स कांस्टेंट थ्रेट के तौर पे पेश किए गए. उसके बाद रशियन विलन्स की बात कर लेते हैं कि हॉलीवुड उन्हें कैसे आज तक पेश करता है. सिर्फ कोल्ड वॉर तक नहीं, उसके बाद भी आज भी मूवीज़ में हमेशा आपको जो रशियंस हैं वो विलन की शक्ल में ही मिलेंगे और अगर कहीं से कोई थ्रेट हीरो को आ रही होगी तो वो रशियंस की तरफ से आ रही होगी. अगर आपने द अमेरिकन्स नहीं देखा, ये एक ड्रामा सीरीज़ है, तो ज़रूर देखिए. उसमें एग्जैक्टली आपको ये जो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ इसकी एक झलक नज़र आएगी कि रशियंस को कैसे प्रेजेंट किया जाता था और कैसे उनकी एक कांस्टेंट थ्रेट जो है उसको बार बार सिनेमा के ज़रिए अलाइव रखा जा रहा था. इसी तरह जैक रायन, आई एम श्योर आप सब ने देखी होगी, एक रेड स्पैरो थी जिसमें हमेशा जो क्रेमलिन है या जो रशियन स्टेट्समैन हैं वो प्लॉटिंग कर रहे हैं और जो स्कीमिंग है वो हमेशा रशियंस कर रहे हैं और जो दुनिया को बचा रहे हैं वो अमेरिकन्स बचा रहे हैं. अब रिसेंटली द न्यू विलन इज चाइना. कोविड-19 में आपने नैरेटिव देखा होगा कि चाइनीज़ वायरस है ये और जो एक रेसिज्म की हिस्ट्री है यूएस की, रेशियल मेमोरी है, उसको रीशेप कर दिया गया, उसको दोबारा जिंदा कर दिया गया इन अदर वर्ड्स. सो हॉलीवुड अपने विलन्स खुद ही चूज़ करता है और अमेरिका की जो ग्लोबल राइवलरीज हैं उनको जस्टिफाई करने के लिए बड़ा मेजर रोल प्ले करता है. ये न्यूरमबर्ग फिल्म इज़ रिटन एंड डायरेक्टेड बाय जेम्स वेंडरबिल्ट. ये मेजर हॉलीवुड के एक स्क्रीन राइटर हैं. इन्होंने वाइट हाउस डाउन और ज़ोडिएक जैसी मूवीज़ बनाई हैं
और इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय अमेरिकन स्टूडियोज़ और सोनी पिक्चर्स क्लासिक्स ने इसको डिस्ट्रीब्यूट किया है। ये डिटेल मैंने आपको इसलिए दी है कि मैं आपको थोड़ा-सा होमवर्क देना चाहती हूँ। आई जस्ट वांट यू टू डू सम रिसर्च कि अमेरिकन स्टूडियोज़ में इन्वेस्टमेंट सबसे ज़्यादा किसकी है? सोनी पिक्चर्स क्लासिक्स में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किसकी है? तो आपको काफ़ी चीज़ें खुद ही समझ आ जाएँगी। द गार्डियन में एक रिव्यू आया है जिसमें उन्होंने बहुत तारीफ़ की है रसल क्रो की, जो कि हरमन ग्योरिंग का रोल प्ले कर रहे हैं और साथ उन्होंने जो दूसरा कैरेक्टर है उसको बड़ा कार्टूनिश करार दिया है। सो इस पे ज़्यादा डिस्कशन मैं नहीं करूँगी, आप पे छोड़ती हूँ कि ये रिव्यू जब आप मूवी देख लें तो खुद सोचें कैसा था। लेकिन उन्होंने किया क्या है इसमें? उन्होंने नाज़ीज़ को साइकोलॉजिकल डेप्थ के साथ दिखाया है और अमेरिकन को तो बड़ा सिंप्लिसिटी के साथ एक ऐसा कैरेक्टर दिखाया है जिसके अंदर कोई डेप्थ नहीं है। वो तो बड़ा सिंपल स्टैंड लेता है कि जहाँ कहीं भी मोरालिटी चैलेंज होगी, हम वहाँ पे पहुँचेंगे और हम उसकी हिफाज़त करेंगे। सो देयर इज़ अ साइकोलॉजिकल मैसेज इन इट और वो जो साइकोलॉजिकल मैसेज है वो एक साइकोलॉजिकल थ्योरी पे मबनी है और वो जिस साइकोलॉजिस्ट ने वो थ्योरी बनाई है वो खुद कौन है? वो खुद एक जर्मन हैं जिन्होंने होलोकॉस्ट को फॉलो किया, वो जियो थीं। फ़िल्म का कोर मैसेज ये है कि जो नाज़ी लीडर्स हैं, वो कोई मॉन्स्टर्स नहीं थे। वो ऑर्डिनरी लोग थे, बड़े पढ़े-लिखे, बड़े आर्टिकुलेट इतने नॉर्मल कि आप सोच भी नहीं सकते थे कि वो इस लेवल तक जाएँगे लोगों के ऊपर ज़ुल्म करने में। तो आपके इर्द-गिर्द ही ऐसे लोग मौजूद होते हैं, यू जस्ट हैव टू पे अटेंशन। एंड दिस इज़ एग्ज़ैक्टली व्हाट मेक्स ईविल पॉसिबल कि ईविल ने कोई ऐसा हुड नहीं पहना हुआ होता या उसने अपने आप को वैसे कैरेक्टराइज़ नहीं किया होता जैसे मूवीज़ में ईविल को दिखाया जाता है कि विलेन को देखते ही आपको पता चल जाता है ये विलेन है, ऐसा नहीं होता। ना ये थ्योरी है, ये एक कॉन्सेप्ट है जो कि हैना आरेंट ने एक कॉन्सेप्ट दिया था और इसको बनालिटी ऑफ ईविल कहते हैं, जिसका मतलब है कि ईविल इज़ वेरी सिंपल एंड वेरी ऑर्डिनरी। हैना आरेंट खुद एक जर्मन जूइश फिलोसोफर थीं, जो कि नाज़ी जर्मनी से भागीं। उन्होंने न्यूरम्बर्ग ट्रायल को कवर भी किया और उन्होंने उसके बाद ये कॉन्सेप्ट प्रोड्यूस किया बिकॉज़ उनका आर्गुमेंट ये था कि मेरे लिए ये बहुत हैरत की बात थी कि हम तो समझते थे जो ईवल लोग होते हैं उनकी एक बड़ी स्पेसिफिक सी शक्ल होती है, उनका एक ख़ास डिमीनर होता है, वो अपने आप को एक ख़ास तरीके से प्रेज़ेंट करते हैं, उनमें कुछ ऐसा डिफरेंट ज़रूर होता है ऑर्डिनरी लोगों से जिसको देख के हम समझ जाएँ कि ये ईवल हैं। लेकिन वो इतने ऑर्डिनरी लोग थे कि एक सिर्फ आइडियोलॉजी को फॉलो करके उन्होंने इतना बड़ा फिनोमेना तो दुनिया में क्रिएट कर दिया, लेकिन अगर उन लोगों को आप देखें तो वो बड़े ऑर्डिनरी से लोग थे। सो उनका ये कहना है कि द ग्रेटेस्ट क्राइम्स इन हिस्ट्री आर नॉट कमिटेड बाय सम मॉन्स्टर्स या थिएट्रिकल कैरेक्टर्स बट बाय वेरी ऑर्डिनरी एजुकेटेड वेल स्पोकन पीपल जो सिर्फ ऑर्डर्स फॉलो कर रहे होते हैं, अथॉरिटी को क्वेश्चन करना बंद कर देते हैं, क्रूअल्टी के हर लेवल को क्रॉस कर जाते हैं और ये उनके लिए रूटीन एडमिनिस्ट्रेशन होती है। सो ईवल सिर्फ तभी पॉसिबल होता है या बुराई तभी हो पाती है जब आम आदमी क्वेश्चन करना बंद कर देता है या मोरालिटी को असेस नहीं करता, बिल्कुल नंब हो जाता है, ब्यूरोक्रेटिक हो जाता है और लॉजिक में बिलीव नहीं करता। सो आप ये देखें कि कनेक्ट करें इसको आप कि उन्होंने नाज़ी लीडर्स को बड़ा प्लेन एंड सिंपल शो किया है और उनके फाशिज़्म की जो साइकोलॉजिकल डेप्थ है वो भी एक ऐसी कॉन्सेप्ट से उठाई है जो कि खुद सफरिंग फेस कर चुकी हैं नाज़ी जर्मनी की। सो दिस इज़ जस्ट अ वे टू टेल यू कि हाउ सिलेक्टिव द वेरी स्टोरी लाइन ऑफ द मूवी इज़। इसमें बहुत सारे और एस्पेक्ट्स भी इनकॉर्पोरेट किए जा सकते थे कि जब लोगों को भूख होती है जैसे कि जर्मनी में उस वक्त थी तो भूख में तो कोई भी हाईजैक कर सकता है आपके माइंड को। सो इकोनॉमी पे भी फोकस हो सकता था। इसी तरह इस बात पे भी फोकस हो सकता था कि क्योंकि जो पॉलिटिकल लीडरशिप थी उस वक्त की जर्मनी की वो फेल हो रही थी तो उसका फ़ायदा उठा के एक फाशिस्ट एलिमेंट जो है उसने पूरे सिस्टम को हाईजैक कर लिया। लेकिन द वे दे हैव फ्रेम्ड द स्टोरी, जिस तरीके का साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट उन्होंने निकाला है और उसके ज़रिए से उन्होंने जिस तरह उन्होंने प्रेजेंट किया है एक नाज़ी जनरल को और जिस तरह उन्होंने प्रेजेंट किया है एक अमेरिकन को, दैट टेल्स यू द बायस। साथ ही इस सारे कॉन्सेप्ट को सपोर्ट करने के लिए ये एक फ़िल्म है, याद रखें, उन्होंने रियल होलोकॉस्ट की फुटेज यूज़ की है।
क्योंकि जो एक्चुअल इमेज होता है ज़ुल्म का, एट्रोसिटीज़ का, अगर आप आज गाज़ा का एक्चुअल इमेज देखें तो आपका ज़हन ऑटोमैटिकली सारी थ्योरीज़ को साइड पे कर देता है, सिर्फ़ वो इमेज आपको ओवरवेल्म कर लेता है, बस आपके लिए वही रियलिटी होती है। तो अपनी इस फ़िल्म के ज़रिए से अपनी इस मेमोरी को रियल बनाने के लिए उन्होंने एक्चुअल इमेजेस ऑफ एट्रोसिटीज ऑफ हिटलर को यूज किया है। जो फुटेज है वो सारी रियल है। सो इमोशनल वेट जो हिस्ट्री का है उसको बढ़ाने में इस रियल फुटेज ने बड़ा रोल प्ले किया है। व्यूअर एकदम बहुत इफेक्ट होता है ऐसी चीजें देख के। और अवॉइड क्या किया है, सारे मॉडर्न पैरेलल्स कि आज भी जेनोसाइड कहीं हो रही है, आज भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, आज भी वही ऑर्डिनरी लोग जो हैं वो ब्यूरोक्रेटिक ऑर्डर्स फॉलो कर रहे हैं, एड दिए जा रहे हैं नेतन्याहू को, डिस्पाइट द फैक्ट कि नेतन्याहू और हिटलर जैसे कैरेक्टर की भी इस वक्त कोई ना कोई साइकोलॉजिकल पैरेलल तो ड्रॉ होनी चाहिए थी, उसके बारे में भी बात होनी चाहिए थी, बट नो। एक्सट्रीमली सिलेक्टिव प्लेबुक न्यूरमबर्ग की इस फिल्म की शक्ल में यूएस ने ऐसे मौके पे प्रेजेंट की है जब उनके अपने फाउंडेशंस जो हैं उन पे क्वेश्चंस आ रहे हैं, उनके अपने जस्टिस को और जज करने के जो सिस्टम है जिसमें वो समझते थे वी आर द मास्टर, वी आर द लीडर्स ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड, उसको चैलेंज किया जा रहा है। सो न्यूरमबर्ग इज सडनली बैक अगेन बिकॉज दुनिया का जो मॉरल नैरेटिव है जो कि यूएस कहता है उसने बनाया था वो कोलैप्स कर रहा है। गाजा हैज शेकन द ट्रस्ट इन द वेस्टर्न जस्टिस। यूक्रेन ने एक्सपोज किया है कि दुनिया की कैसे सिलेक्टिव मोरालिटी होती है। यूक्रेन पे अटैक हो, यूक्रेन में बच्चे अगर मरते हैं तो उसके ऊपर बहुत ह्यू एंड क्राई होती है, उसके ऊपर एमनेस्टी की तरफ से, फार राइट की तरफ से, यूरोपियन गवर्नमेंट्स की तरफ से बहुत शोर मचाया जाता है। गाजा में बच्चे मर रहे हैं तो उसको किस तरह से शटअप कॉल दी जाती है मीडिया पे एंटी सेमिटिज्म के नाम पे। आईसीसी वारंट्स आर चैलेंजिंग द पावरफुल स्टेट्स, लेकिन उनको भी कोई वैल्यू ही नहीं दी जा रही। फार राइट आइडियोलॉजीज तेजी से पूरे यूरोप में फैल रही हैं, बट नोबडी इज टॉकिंग अबाउट इट। चाइना इज राइजिंग, रशिया इज री इमर्जिंग एज अ जियोपॉलिटिकल एक्टर। ग्लोबल साउथ अब वेस्टर्न नैरेटिव्स के बोझ तले दबावा नहीं है एट फेस वैल्यू। ये सामने आ रहा है कि वेस्टर्न वैल्यू सिस्टम इतना कमज़ोर था कि पैरेलल नैरेटिव्स जो हैं वो अब उठ के सामने आ रहे हैं। ऐसे वक्त में हॉलीवुड ने जो रोल प्ले किया वो यही किया कि फ़ौरन हिस्ट्री से न्यूरमबर्ग को निकाला, और एक ऐसे मोमेंट में जब यूएस को क्वेश्चन किया जा रहा है कि आर यू स्टिल द गुड गाय, तो उन्होंने कहा ये देखें, हम तो कब से जस्टिस लेके फिर रहे हैं दुनिया के लिए। सो माई क्लोजिंग रिफ्लेक्शन ऑन दिस मूवी एंड दिस फिनोमिना इज कि आस्क द रियल क्वेश्चन. Real question is not what happened in 1945. The real question is why are we being asked to remember what happened in 1945 in 2025? और इसका फायदा किसको हो रहा है? See you next time.